Hello friends, you are most welcome in BNP Law classes. ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्ज़ाम का 2016 के पेपर का सेकेंड वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करूंगी। ऊपर आई बटन में मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है What do the provisions of Section 11 of CPC deals with? Section 11 CPC किस चीज के प्रोविजन से डील करता है? तो ये रेस जुडिकेटा से डील करता है। रेस जुडिकेटा क्या होता है? वो होता है कि मैटर अगर एक बार डिसाइड हो गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो वो फिर से डिसाइड नहीं किया जाएगा। ओके, रेस जुडिकेटा दो टाइप का होता है, इशू रेस जुडिकेटा भी हो सकता है एंड सूट रेस जुडिकेटा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does pauper suit means? Pauper suit का मतलब होता है, तो pauper का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोर्ट फी देने के सफिशिएंट मीन्स नहीं है, या तो उसके पास कोर्ट फीस देने के सफिशिएंट मीन्स नहीं है, या जिनके पास 1000 रुपए से कम वैल्यू की प्रॉपर्टी है। इनमें दो टाइप के प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है। सेक्शन 60 में जो एग्जेम्प्ट है प्रॉपर्टी वो इंक्लूडेड नहीं होती, और दूसरी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो इंक्लूड नहीं होता। इन दोनों को सेक्शन 60 वाले जो अटैच एग्जीक्यूशन के दौरान अटैच करने से एग्जेम्पशन जिन प्रॉपर्टी को होता है वो प्रॉपर्टीज, प्लस जिस सब्जेक्ट मैटर पे अभी सूट किया गया है, अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तभी भी अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी बचती है तो वो इंडिजेंट की कैटेगरी में आएगा। अब इंडिजेंट का जो प्रोविजन है, पॉपर सूट का जो प्रोविजन है, वो ऑर्डर 33 में दिया गया है, और इसके रिगार्डिंग जो अपील होती है वो उसका प्रोविजन ऑर्डर 44 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है provision for settlement of suit outside court has been provided under section dash of CPC. settlement of dispute outside court ये किस सेक्शन में दे रखा है? तो ये सेक्शन 89 में दे रखा है। इसका मतलब होता है कि कोर्ट किसी भी सूट को आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत और मीडिएशन के लिए भेज सकता है। इसी से रिलेटेड प्रोविजन ऑर्डर 10, रूल 1A, रूल 1B एंड रूल 1C में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाय होम कैन द ट्रांसफर ऑफ सूट और प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट बी ऑर्डर्ड? अगर सूट का ट्रांसफर कराना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ लगाई जाएगी और कौन उसे ऑर्डर करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर करेगा। ये प्रोविजन है सेक्शन 25 सीपीसी का। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जानने वाली, जिससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो ये है कि ऐसे ट्रांसफर के सूट को डिसाइड करते वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो सूट लाया गया है वो फ्रिवलस या वेक्सेशियस नेचर का है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकती है, और वो जो कॉम्पनसेशन है वो 2000 रुपयों से ज्यादा का नहीं हो सकता, और ये जो कॉम्पनसेशन है ये दूसरी पार्टी को दिया जाएगा। अब एक केस हुआ था विच इज अ लैंडमार्क जजमेंट, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री 2008 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये इसने सेक्शन 23 के सबसेक्शन 3 को रिडंडेंट कर दिया गया था। This is very important case. Do write it somewhere because there are higher chances that in upcoming exams they are going to ask a question on this. Next question says, second appeal under section 100 of CPC lies before. तो second appeal कहाँ होगी ये सवाल है। सेक्शन 100 वाली सेकेंड अपील, सेक्शन
सेकेंड अपील का प्रोविजन सेक्शन 100 में दिया हुआ है। तो सेकेंड अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। सेकेंड अपील वो अपील होती है जो किसी अपीलेट कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट की जाती है। ओके, अब सेकेंड अपील कब की जा सकती है? ये तभी की जा सकती है जब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का हो। ओके, एंड सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होगा इसे डिफाइन किया गया था चुन्नीलाल वी मेहता एंड सन्स वर्सेस सेंचुरी FFG एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 1992 के केस में। दिस इज ऑल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स has been introduced by dash constitutional amendment act। so जो GST का जो प्रोविजन है वो 101 अमेंडमेंट 101st अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया और ये अमेंडमेंट 2016 में की गई थी। ये अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से एनफोर्स में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Article 14 of the Constitution of India provides all persons। Article 14 क्या प्रोवाइड करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 के क्लॉज 1 में है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 के क्लॉज 2 में है। ओके, सो आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि लॉ के सामने चाहे वो कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक लेमैन हो, क्लर्क हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सब इक्वल होंगे। ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि डिमांड्स ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे कैटेगरीज बनाने, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए डिफरेंट लॉज बनाने की अनुमति दी गई है। वो लॉज बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो अगर कोई बेटर पब्लिक वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लासिफिकेशन करना पड़े और उस क्लासिफिकेशन करने के बाद जो ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं उनके लिए अगर आपको डिफरेंट लॉज बनाने पड़े तो वो वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर महिलाओं और बच्चों के लिए हम एक डिफरेंट लॉज बनाते हैं और बाकी लोगों के लिए, मतलब मेल्स के लिए हम डिफरेंट लॉज बनाते हैं, तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। Next question says the right to education is provided in article dash of the constitution। तो आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है उसमें राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है। ये आर्टिकल हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 2002 में बाय द वर्च्यू ऑफ 86th अमेंडमेंट ऐड किया गया जो कि इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2010 से। ओके, डू रिमेंबर 2010 से। एंड इसमें 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों की बात की गई है कि इन बच्चों के लिए एजुकेशन का अधिकार है, ये इनका फंडामेंटल राइट है। Next question says which of the following statement is most appropriate। Okay, so ये 4 स्टेटमेंट में से सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है? तो स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेंडर्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। ओके, सो ये प्रोविजन आपका दिया हुआ है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के प्रोवाइजो में कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए, अगर वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया और उसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देते हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। बस वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑर्डिनेंस promulgated by President under Article 123, 123 of the Constitution of India shall cease to operate after dash from reassembly of Parliament। So पहले हम ये देख लेते हैं आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है एंड आर्टिकल
213 में गवर्नर को ऑर्डिनेंस बनाने का पावर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। ओके, अब ये कह क्या रहा है, ये कहता है वंस द ऑर्डिनेंस इज प्रमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 इन हाउ मच टाइम इट विल सीज टू ऑपरेट फ्रॉम रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो जब रीअसेंबली होगी तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस हाउस के सामने रखा जाएगा। अब हाउस अप्रूव कर देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। ओके, और अगर वो डिसअप्रूव कर देगा तो वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर जो हाउसेस हैं वो ना ही उसको अप्रूव करते हैं ना ही डिसअप्रूव करते हैं तो 6 हफ्ते के अंदर वो लैप्स हो जाएगा। ओके, ये जो 6 वीक्स का प्रोविजन है ये आपका आर्टिकल 123 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में दे रखा है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस का कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है? सो देखिए, केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में आया था। इस केस में इंडिया की आज तक की लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और वो थी 13 जज बेंच। और ये जो डिसीजन आया था ये 7:6 मेजॉरिटी से आया था और टिल्ट जो जजमेंट किया गया था वो जस्टिस HR खन्ना के द्वारा किया गया था। सो एक्चुअली इसकी टाइमलाइन ऐसी है कि जो शंकरी प्रसाद का केस आया था उसमें ये कहा गया था कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आया था गोलकनाथ का केस, उसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते और ये केस आया था 1967 में, जबकि केशवानंद भारती का केस आया था उसके बाद 1973 में। और 1973 में केशवानंद भारती के केस में एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेके आए और कहा गया कि जो भी अमेंडमेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, चेंज करती है, तो ऐसी आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज The doctrine of full faith and credit is enshrined in article dash of the Constitution of India. So full faith and credit का जो doctrine है वो कहाँ दिया हुआ? आर्टिकल 261 में दिया गया है और वो कहता है कि जो भी पब्लिक एक्ट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको रिस्पेक्ट देना है और उनमें फुल फेथ एंड क्रेडिट रखना है। Next question says the chairman of UPSC is appointed by Union Public Service Commission का चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? तो उसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। प्रोविजन है आर्टिकल 316, उसी में ये भी बात दी गई है कि स्टेट के केस में, स्टेट PSC के केस में गवर्नर अपॉइंट करेगा मेंबर्स को एंड चेयरमैन को। एंड एक सवाल बार बार इस से रिलेटेड पूछा जाता है, जो आसपास के आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। वो कहाँ दिया हुआ है? तो आर्टिकल 310 में दिया हुआ है। डू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाएगा? तो जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, बिल्कुल उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होगा। और ये प्रोविजन दिया गया है प्रोवाइजो टू क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 324। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई इज द रिट ऑफ मैंडेमस इशूड? रिट ऑफ मैंडेमस क्यों इशू की जाती है? वो इशू की जाती है टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। एक्चुअली मैंडेमस का मतलब ही होता है कि टू कमांड समवन टू परफॉर्म सम एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी मेड अंडर आर्टिकल। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट किस जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। Next question says which of the following jurisdiction is not excised by High Court? High Court इनमें से कौन सा jurisdiction excise नहीं करेगा? So देखिए, जो ये advisory jurisdiction है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इसको excise करने का। और advisory jurisdiction होता क्या है? advisory jurisdiction के तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो
सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन है उसमें एडवाइस सीक करता है, और इसका प्रोविजन 143 में दिया हुआ है। ऐसा कोई प्रोविजन हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में कहीं प्रोवाइडेड नहीं है। Next question says, which article of the Constitution of India states that this constitution may be called the Constitution of India? तो ये कहाँ, हर एक एक्ट का शॉर्ट टाइटल होता है कि उसे क्या कहा जाएगा। सो ये कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ये आर्टिकल 393 में दिया हुआ है, बट जनरली सारे स्टैट्यूट में ये आपको आर्टिकल या सेक्शन 1 में देखने मिलेगा कि इस एक्ट का एक्सटेंड क्या होगा और इस एक्ट का नाम क्या होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की दो रीडिंग्स हुई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट में बना था। एक पार्ट में कुछ आर्टिकल्स लेके आए गए थे और दूसरे पार्ट में कुछ दूसरे आर्टिकल्स लेके आए गए थे। तो उसी में पहले ना लाके जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल लेके आया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, provision for financial emergency are laid down in article dash of the constitution of India। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है, वो है आर्टिकल 360, एंड अभी तक इंडिया में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, of the following articles cannot be suspended during proclamation of emergency under article 352 of the constitution of India। तो देखिए, इसको समझने के लिए दो आर्टिकल्स पढ़ना जरूरी है। एक है आपका आर्टिकल 358 एंड एक है आपका आर्टिकल 359। ओके, सो आर्टिकल 358 कहता है जैसे ही इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। ओके, एंड आर्टिकल 359 कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड है आर्टिकल 32 में एंड आर्टिकल 226 में, उनकी एनफोर्सेबिलिटी को प्रेसिडेंट द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब उन फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 के वायलेशन में। ठीक है, इनका अगर वायलेशन होता है आर्टिकल 20 का या 21 का, तो आप इनके अगेंस्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। सो यहाँ पे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो कौन किसकी एनफोर्सेबिलिटी सस्पेंड नहीं होगी? आर्टिकल 20 की एंड आर्टिकल 21 की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, provision for administrative tribunals was added in the Constitution of India by which amendment? So by the virtue of 42nd amendment जो 1976 में आई थी, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पूरा चैप्टर ऐड किया गया। चैप्टर का नाम है पार्ट, पूरा ऐड किया गया। पार्ट है पार्ट 14A, जिसमें दो आर्टिकल्स फॉल करते हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 323B अदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following language is not a part of 8th schedule? इसमें इन चार लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है? तो राजस्थानी लैंग्वेज 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। जब भी हम 8th शेड्यूल पढ़ते हैं तो हमें आर्टिकल 344 का क्लॉज 1 एंड 351 भी पढ़ना चाहिए। इनिशियली अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज जो है, 14 लैंग्वेज पार्ट 8 में, शेड्यूल 8 में थी। लेटर सिंधी जो लैंग्वेज है उसे 1967 में ऐड किया गया। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इनको ऐड किया गया 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इनको 2003 में ऐड किया गया बाय द वर्च्यू ऑफ 92nd अमेंडमेंट। Next question says, according to section 2H of Contract Act, a contract is, so direct definition से सवाल है, a contract is an agreement enforceable by law. Next is, in which of the following types of contract consideration is not necessary? एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता। It can be with consideration or it can be without consideration. Section 185 of Indian Contract Act says this.
अब ये जो है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशंस आर वॉइड, एंड यहाँ पे एजेंसी बिना कंसिडरेशन की हो सकती है, इसलिए ये एक्सेप्शन है 25 का। नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। A businessman leaves goods at B house by mistake. B treats the good as his. Is B liable to pay? A एक बिजनेसमैन है, वो B के घर में अपने गुड्स छोड़ देता है, B उन गुड्स को अपने गुड्स के जैसे ट्रीट करता है, मतलब उनका यूज कर लेता है, तो जो B है क्या वो लायबल होगा पेमेंट करने के लिए? तो यहाँ B लायबल होगा। क्यों लायबल होगा? बिकॉज सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज द सेम। अब ये जो सेक्शन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में फॉल करता है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ दोनों के बीच में, बट एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, एक हाफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, राइट। एंड जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर किसी और के किए हुए काम का फायदा ले लेता है तो उसको इस डॉक्ट्राइन के तहत उसकी भरपाई करनी होती है। थैंक यू, डू वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक लास्ट में वीडियो के अटैच कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके इसका नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। Thank you and do subscribe my channel.